लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। पहले तो हम सेल थ्योरी का बैकग्राउंड पढ़ेंगे, उसके बाद पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे और फिर मैं इस सवाल का जवाब दूंगा कि वाई सेल थ्योरी इज़ स्टिल अ थ्योरी। ओके, तो बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं। स्टडी ऑफ सेल, सेल बायोलॉजी जिसे साइटोलॉजी भी कहते हैं। अच्छा, सेल की स्टडी तब स्टार्ट हुई जब रॉबर्ट हुक ने अपने माइक्रोग्राफिया, जो कि उसका बुक था, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश किया और इसने जो स्टडी की थी सेल पर, जो कि इसने इसमें पब्लिश किया, वो उसने कॉर्क पर स्टडी किया। कॉर्क क्या है? जब आप एक प्लांट के, एक ट्री के स्टेम को देखते हो, तो आपको एक रफ सा सरफेस दिखाई देता है, इसको हम कहते हैं कॉर्क। कॉर्क जो है डेड प्लांट सेल्स का बना हुआ होता है और इसमें रेजिन्स भी होते हैं। रेजिन्स क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल्स का मिक्सचर है और इसमें कॉर्क में क्या होते हैं? टेनिस होते हैं। टेनिस भी एक बायोमॉलिक्यूल है। बायोमॉलिक्यूल्स के वो मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इसने कॉर्क को स्टडी किया रॉबर्ट हुक ने, तो इसने कहा कि ये जो कॉर्क है इसमें ये कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स उसने देखे और इसने कहा कि जो कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर है, या कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि सेक्शंस यहाँ सेक्शन बने हुए हैं ना, पार्ट बने हुए हैं, तो ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर्स ये क्या है? ये सेल्स हैं। तो इसके और इसने इसको कंपार्टमेंट्स को, इन सेल्स को देखकर ये कहा कि सेल्स जो हैं वो एम्प्टी स्पेसेस हैं जिनके, जो कि थिक वॉल से बाउंड हैं। इसके ये जुमला कहने का इसका ये वजह था क्योंकि इसने जब इस कॉर्क को स्टडी किया तो इसमें क्या थे? डेड प्लांट सेल्स से। जब इसने डेड सेल्स को स्टडी किया तो इसको इसमें कुछ भी नहीं मिला। बाकी क्या मिला? इसको मिला सिर्फ सेल वॉल्स, ठीक है। तभी इसने कहा कि सेल्स जो है वो एम्प्टी स्पेसेस हैं और थिक वॉल्स से बाउंड है, ठीक है। अच्छा, इसके ये जिसने इंफॉर्मेशन दिया, इसने कब दिया? 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में इसने ये बातें बताई। उसके बाद 18th सेंचुरी में ज़्यादा कुछ बातें नहीं हो पाई सेल के ऊपर, लेकिन 19th सेंचुरी में फिर ये बातें उभरने लगी। और फिर लॉरेंस ओकेन, जो कि जर्मन साइंटिस्ट था, इसका ये मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सेल्स से बने हुए हैं। अच्छा, मैं यहाँ वेसिकल को भी डिफाइन करता चलूँ। वेसिकल का मतलब होता है कोई भी एनक्लोज्ड या क्लोज्ड एरिया। वेसिकल जब बायोलॉजी आप पढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये बताई जाती है कि एक फ्लूइड या फ्लूइड फील्ड या एयर फील्ड सेक हो। सेक का मतलब होता है कि एक थैली टाइप हो, टाइप चीज़ होती है, ठीक है। इसका ये मानना था कि इसका लॉरेंस ओकेन का। उसके बाद जीन बैप्टिस्ट डिलेमेरिक, इसने भी इस ख्याल का इजहार किया कि कोई भी चीज़ के पास ज़िंदगी नहीं हो सकती अगर उसके पास सेल्यूलर टिश्यूज़ नहीं है या वो सेल्यूलर टिश्यूज़ से बना हुआ नहीं है, ठीक है। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की मौजूदगी का बताया, किसमें? सेल में। और जो कि रॉबर्ट हुक ने ये बताया था कि सेल से एम्प्टी स्पेसेस हैं। ये ख्याल हमारा बदल गया जब रॉबर्ट ब्राउन ने ये बताया कि सेल्स में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान और जर्मन बोटनिस्ट श्लेडन, इन्होंने अलग अलग सेल को स्टडी किया और वो सेल थ्योरी पर पहुँचे। उन्होंने ये मालूम कर लिया था कि सेल जो है 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। वो कौन कौन सी? पहला न्यूक्लियस, उसके बाद द फ्लूइड जो कि साइटोप्लाज्म है, और ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस को सराउंड कर रहा होता है, यानी कि न्यूक्लियस के बाद होता है। एंड एन आउटर थिन कवरिंग और मेम्ब्रेन, और एक
पतली सी मेम्ब्रेन या कवरिंग, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा, इन्होंने ये कहा कि जो प्लांट सेल है उसमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है। एडिशनल स्ट्रक्चर उन्होंने वर्ड इस वजह से इस्तेमाल किया क्योंकि ये सेल वॉल ये एनिमल सेल्स में नहीं होता, इस वजह से इन्होंने कहा कि ये एक एडिशनल स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको पता है कि सेल वॉल इसमें बैक्टीरियल सेल्स में भी होता है और फंगल सेल्स में भी होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर सिर्फ प्लांट सेल इस वजह से कहा क्योंकि ये अभी सेल को पढ़ने की शुरुआत थी, तो इन्होंने फंगल सेल्स को और बैक्टीरियल सेल्स को स्टडी नहीं किया था। इस वजह से इन सारी बातों को ज़हन में रखते हुए हम सेल की डेफिनेशन पर पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि प्लांट जो सेल्स हैं वो प्लांट्स में भी होते हैं और एनिमल्स में भी होते हैं। और फिर हम सेल थ्योरी तक पहुंचते हैं ये कहते हुए कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। आपको ये तो पता है कि सेल जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन ये एक एडिशनल पॉइंट बताता है कि सेल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जो आपके नेल्स हैं और आपके जो हेयर हैं वो प्योर प्रोटीन के बने हुए हैं। इस वजह से कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। और ये भी आपको पता है कि जो आपके प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, ये सब आपके सेल प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि सेल में बनते हैं। अच्छा, द सेल थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल जनरलाइजेशंस इन बायोलॉजी। ये एक सेल थ्योरी एक जनरलाइजेशन है। अच्छा, एक जनरल स्टेटमेंट क्या होता है? जनरल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि कोई बात हम कहें और वो सारी चीज़ों पर लागू हो। सेल थ्योरी का ये सेंटेंस है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सेल्स के बने हुए हैं। इसका मतलब इसकी ये जो पहली लाइन है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर लागू होता है। इस वजह से कह रहा है कि सेल थ्योरी एक जनरलाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद आप इसको स्किप कर सकते हैं पढ़ते हुए। इसमें सिर्फ ये लिखा है कि सेल थ्योरी जब आई तो इसके बाद ज़्यादा स्टडीज़ होने लगी और सेल थ्योरी जो है वो एक्सटेंड हुई, वो बढ़ी। किस तरह से? आगे पढ़ते हैं। रुडोल्फ विर्को जो कि एक जर्मन फिजिशियन था, इसका एक हाइपोथेसिस था, ये ख्याल था कि जो न्यू सेल्स हैं वो बनते हैं पुराने किसी मौजूदा लिविंग सेल से। यानी कि एक सेल न्यू सेल बनता है एक पहले ही मौजूदा लिविंग सेल से, यानी पहले एक लिविंग सेल है उसके बाद एक न्यू लिविंग सेल उससे बनता है। ठीक है, उसके बाद इसने जो रुडोल्फ विर्को ने जो ये हाइपोथेसिस दिया ये अगेंस्ट था अबायोजेनेसिस थ्योरी। ये एक थ्योरी थी जो कि बहुत पहले दिया गया था और इसका कहना है क्या था कि लिविंग थिंग्स अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लिविंग थिंग्स है वो अपने आप पैदा होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। इसका ये जो अबायोजेनेसिस का ख्याल था वो इसके रुडोल्फ विर्को के हाइपोथेसिस के मुखालिफ था। ये जो अबायोजेनेसिस थ्योरी है ये अपने वक्त में बहुत ही वाइड स्प्रेड, प्रीवेलिंग का मतलब है वाइड स्प्रेड थ्योरी थी, लेकिन क्या थी? गलत थी। और गलत थी, बिल्कुल गलत थी, क्योंकि आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि कोई आपके जो घर में चेयर्स पड़े हुए हैं उनमें से कभी तो कोई लिविंग थिंग नहीं बना। ठीक है, उसके बाद लुईस पास्चर, इसका कहना, इसने जो है रुडोल्फ विर्को के इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया एक प्रूफ देकर। वो क्या था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया तभी बनते हैं जब कोई पहले एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया हो, मतलब पहले कोई बैक्टीरिया है उसके बाद ही कोई दूसरा बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया से बनता है। ये लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट करके रुडोल्फ विर्को के पॉइंट को सपोर्ट किया। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल सेल थ्योरी एंड विर्कोज हाइपोथेसिस। ओरिजिनल सेल थ्योरी कौन सी? ये वाली पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स।
और विर्को की हाइपोथेसिस ने एक बुनियादी डेफिनेशन दी हमें किस चीज़ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लिविंग थिंग्स की, और वो क्या है, लिविंग थिंग्स आर केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, इस केमिकल ऑर्गेनाइजेशन को मैं थोड़ा डिफाइन कर दूं। आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हुए हैं, सेल्स के। सेल खुद किस चीज़ के, ऑर्गेनेल्स के। ऑर्गेनेल्स किस चीज़ के, बायोमॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स के। मॉलिक्यूल्स किस चीज़ के, एटम्स के। एटम्स खुद किस चीज़ के, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के। ठीक है, तो ये क्या हुई, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम यूं भी बता सकते हैं केमिकल ऑर्गेनाइजेशंस के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आप अपनी बॉडी को देख लें कि इसमें नेल्स हैं, इसमें हेयर हैं। तो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सेल्स से लिविंग थिंग्स केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें, और वो सेल्स के बने हुए हैं और कैपेबल हैं रिप्रोडक्शन के, माना यानी कि अपने जैसे दूसरे बना सकते हैं। ठीक है, फिर ऑगस्ट वीजमैन, इसने कहा कि आज कल के जो मौजूदा सारे लिविंग सेल्स हैं उनकी जो शुरुआत है एवोल्यूशन में, टाइम में, वक्त में, वो एक कॉमन सेल से उनकी शुरुआत है। और इसका हमें प्रूफ क्या है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं जो कि आज के लिविंग सेल्स हैं उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं उनके स्ट्रक्चर में और मॉलिक्यूल्स में। स्ट्रक्चर में कैसे कि आजकल के आपको पता है कि जो भी सेल्स हैं उनका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर सिमिलरिटी कैसी है, अच्छा ये देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होते हैं, फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, ये एक प्रूफ है। उसके बाद उसमें प्रोटीन्स होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स जो भी लिविंग सेल्स हैं उनमें ये कॉमन होता है, इस वजह से कह रहा है कि उनमें बेसिक सिमिलरिटीज़ होते हैं। ठीक है, फिर क्या है, देयर आर फंडामेंटल सिमिलरिटीज इन द केमिकल कंपोजिशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रक्चर। केमिकल कंपोजिशन से आपको मैंने बता दिया कि कैसे फॉस्फोलिपिड है और प्रोटीन्स हैं, वो स्ट्रक्चर यानी कॉमन स्ट्रक्चर कौन से में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में सेम है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं वो भी सेम होते हैं। मसलन जो कि प्रोटीन बन रहा है सेल में, तो जो भी प्रोसेस होगा वो सारे सेल्स में एक ही जैसा ही होगा। ठीक है, although they differ in many respects, इस लाइन को मैं इस लाइन के साथ जोड़ना चाहूँगा, सेल्स आर बेसिकली सिमिलर बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्सेटाइल। अच्छा, अब ये कि बहुत सारे सेल्स, बहुत टाइप ऑफ सेल्स, वो उनमें जो है बेस उसमें उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनमें कौन से रिएक्शंस होती हैं, उनमें कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब उनमें सेम होते हैं। लेकिन आपको पता है कि जो आपके आइज़ के सेल्स हैं वो आइज़ वाला काम करेंगे, आपके जो हैंड पाम में सेल्स हैं वो अलग काम करते हैं। तो सेल्स बेसिकली सेम हैं लेकिन उनमें वैरायटीज़ भी हैं। ठीक है, अपने फंक्शंस के लिहाज से। सेल इज़ नॉट ओनली द स्ट्रक्चरल बट आल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इस लाइन को हम बहुत बार समझा चुके हैं। उसके बाद सेल थ्योरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट। अच्छा, यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट कैसे, ये लाइन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लगती है मुझे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ये जब सेंटेंस हम कहते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, ये जुमला कह करके हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं। अभी इस बुक में भी पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको फीडर टेक्स्ट बुक से पढ़ाना चाहूँगा। पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, द सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। इस लाइन को हमने डिफ़ाइन किया था जब हम सेल को डिफ़ाइन कर रहे थे कि स्ट्रक्चरल यूनिट कैसी है और फंक्शनल यूनिट कैसी है। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। वन सेल्स का पैरामोशियम आप देख सकते हैं, क्लेमिडोमिनास देख सकते हैं, एंड एमेबा देख सकते हैं। मोर सेल्स में हम खुद एक एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सेल्स अराइज फ्रॉम अदर सेल्स थ्रू सेल्यूलर डिवीज़न। सेल्यूलर डिवीज़न ये एक प्रोसेस है जिसमें एक सेल से दूसरे सेल्स बनते हैं। तो एक सेल पहले वाले एक मौजूदा सेल से ही बनता है। ये लाइन भी वाज़ेह हो गया। सेल्स कैरी जेनेटिक मटेरियल पास्ड टू डॉटर सेल्स।
एक न्यू सेल जो पहले प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है उसे हम कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, तो सेल्स जो हैं वो कैरी करते हैं यानी ले जाते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए फ्रॉम पेरेंट सेल। जो पेरेंट सेल था जो कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल था, या ओल्ड सेल कह लें, न्यू सेल और ओल्ड सेल की बात चल रही है, तो पेरेंट सेल से डॉटर सेल की तरफ वो क्या करते हैं, सेलुलर डिवीज़न के ज़रिए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं ये। एंड ऑल सेल्स आर एसेंशियली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन। जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि बहुत जो सेल्स के डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम है, यानी कि आपको वहाँ के प्रोटीन सब में मिलेंगे। आपको अगर प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस है वो भी आपको सभी में सेम ही मिलेगा। सवाल का जवाब कि वाई सेल थ्योरी इज़ स्टिल ए थ्योरी। आपको पता होगा कि साइंस में स्टडी करने का भी एक तरीका है जिसे हम साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि पहले ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन के बाद हाइपोथेसिस होती हैं और फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर वो आता है थ्योरी और उसके बाद वो थ्योरी जाके लॉ बनता है। ठीक है, तो सेल थ्योरी का भी कुछ ऐसा ही सीन है। सेल थ्योरी में ऑब्जर्वेशंस हुई, हाइपोथेसिस हुई, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक्सपेरिमेंट्स जब सही तरीके से यानी कि एक्सपेरिमेंट्स जब प्रूव्स होने लगे तो हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ क्या बनी, थ्योरी बनी। अब सेल थ्योरी का भी ऐसा ही चक्कर है कि सेल थ्योरी में एक्सपेरिमेंट्स हुए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, वो थ्योरी बनी, लेकिन फिर भी अभी भी हम सेल थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस वजह से और ये भी है कि हम उसे रद्द भी नहीं कर सकते, यानी कि उसे डिनाई भी नहीं कर सकते कि ये जो बातें हैं वो सही हैं या गलत हैं। ये अभी और डिनाई इस वजह से साइंस में एक रूल है कि एक चीज़ को जब तक आप फुली डिनाई नहीं कर सकते तब तक हम उसे थ्योरी कहना भी बंद नहीं कर सकते। इस वजह से ना ही ये फुली अभी सपोर्टेड है सेल थ्योरी और ना ही फुली डिनाइड है। इस वजह से अभी तक सेल थ्योरी थ्योरी ही रही है और देखते हैं साइंटिस्ट कब इसे लॉ बनाते हैं या ये सेल थ्योरी थ्योरी रहती है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।